बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 15 के साथ बिस्मिल्लाह फिज़िक्स यूट्यूब चैनल में मैं हूं अब्दुर्रहमान। आप सबको बिस्मिल्लाह फिज़िक्स यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ये आज का हमारा टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और उसके साथ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये भी हम डिस्कस करेंगे। कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, बाज़ पॉइंट्स ऐसे हैं में भी आपको लिखने पड़ जाएं। सबसे पहले तो हम डायपोल के बारे में पढ़ेंगे कि डायपोल क्या होता है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म अ डायपोल। दो बराबर मगर मुखालिफ चार्जेस जो एक दूसरे से बिल्कुल थोड़े से फासले से सेपरेट होते हैं, इनको डायपोल कहते हैं। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब किसी कैपेसिटर के अंदर रखा जाता है, कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर, तो वहाँ पर उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ये देखें एक एटम है या मॉलिक्यूल है। अब ये कुदरती तौर पे एक न्यूट्रल होता है, लेकिन जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम रखते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर, तो कैपेसिटर की प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम के मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव हिस्से को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। आप देख रहे होंगे ये पॉजिटिव साइड पे यहाँ पर नेगेटिव हिस्सा आ गया, और ये जो नेगेटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट डाइलेक्ट्रिक मीडियम के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनके पॉजिटिव हिस्से को अट्रैक्ट कर लेती है। तो इस तरह से ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर, ये स्ट्रेच हो जाते हैं। एक साइड आप यानी कह लें कि इनके दो पोल्स बन जाते हैं, एक साइड नेगेटिव पोल बन जाता है और दूसरी साइड पे पॉजिटिव पोल बन जाता है। और इस पूरे एटम को या हम मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, डायपोल। टू, ये देखें दो इक्वल है, जितना ये पॉजिटिव होगा उतना ही ये नेगेटिव होगा। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म अ डायपोल। दो बराबर मगर मुखालिफ चार्जेस जो एक दूसरे से बिल्कुल थोड़े से फासले से सेपरेट होते हैं, वो क्या बनाते हैं, डायपोल। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर डायपोल्स के बनने के अमल को पोलराइजेशन कहते हैं। ये हमने लिखा, द फॉर्मेशन ऑफ डायपोल्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम when placed in the electric field of two oppositely charged parallel plates is called polarization। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान रखा जाता है, तो उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो है वो डायपोल्स बन जाते हैं इस तरह से। इन डायपोल्स के बनने के अमल को पोलराइजेशन कहते हैं। डायपोल क्या होता है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। एक एटम या मॉलिक्यूल जो है, एक एटम या मॉलिक्यूल वो कुदरती तौर पे न्यूट्रल होता है। जब हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव जो प्लेट है कैपेसिटर की, वो मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव हिस्से को अट्रैक्ट कर लेती है, और जो नेगेटिव प्लेट है वो पॉजिटिव हिस्से को अट्रैक्ट कर लेती है। तो मॉलिक्यूल्स इस तरह से डायपोल्स बन जाते हैं। एटम या मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे डायपोल्स बन जाते हैं। डायपोल जिनके दो पोल होते हैं, कौन कौन से, एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल। इन डायपोल्स के बनने के अमल को पोलराइजेशन कहते हैं। अब पोलराइजेशन से होगा क्या, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम क्यों रखते हैं कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान। सिंपल सी बात है, कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए। हम चाहते ये हैं कि कैपेसिटर हमारा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर करे। तो उसके लिए फिर हम जो फैक्टर इस के लिए यानी अप्लाई कर सकते हैं, जिन फैक्टर्स के बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ती है, हम उनको बढ़ाते हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप घर में जो पंखे का कैपेसिटर है पुराना कभी निकाला हो, उसको आप तोड़ के देखें, तो इसमें एल्युमिनियम की फॉयल, एल्युमिनियम की प्लेटें होती हैं, ये परत होते हैं एल्युमिनियम के बड़े थिन, और उनके दरमियान गत्ता होता है। दो परत होते हैं एल्युमिनियम के, और गत्ते को और एल्युमिनियम के परत जो है इनको आपस में लपेटा होता है काफ़ी ज़्यादा। लपेटा क्यों होता है, लपेटा इसलिए होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया थोड़ी जगह पर कन्फाइंड हो सके। एरिया ज़्यादा तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा। एल्युमिनियम के इन दो फॉइल्स के दरमियान, इन दो परतों के दरमियान जो है वो हमने गत्ता क्यों रखा होता है, वो गत्ता इसलिए रखा होता है ताकि वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ताकि उससे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे बढ़ती है, इसको हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो बराबर सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर होती है चार्ज पर यूनिट एरिया।
सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, Q ओवर A के बराबर होती है, हमने पढ़ा था। तो जब ये नेगेटिव लेयर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की इन पॉजिटिव चार्जेस के साथ जाकर मिलती है तो यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रल कर देती है, जिसकी वजह से जो चार्ज है यहाँ पर इस रीजन में वो चार्ज कम हो जाता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो बात बताने लगा हूँ जरा गौर से सुनने की है, बड़ी अहम बात है। प्लेट के ऊपर चार्ज की वैल्यू तो वही रहेगी, उसका असर कम हो गया क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस जब उस पॉजिटिव चार्जेस के करीब आएंगे तो उसमें से किसी हद तक को न्यूट्रल करेंगे, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर होंगे तो सही, लेकिन इन नेगेटिव चार्जेस की वजह से उनका असर आप कह लें कम हो गया। तो Q ओवर A हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो गई। अच्छा, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप दूसरी तरह समझ लें कि एक सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इसकी है इस प्लेट की, और एक सरफेस चार्ज डेंसिटी इस लेयर की है। अब इसकी नेगेटिव है, इसकी पॉजिटिव है, दोनों को अगर आप इकट्ठा करके देखें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम कहते हैं डिक्रीज कर गई। जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी डिक्रीज कर जाती है, मैंने लिखा है डिक्रीज। देखें, जब कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रखते उस वक्त जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट है। ये गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन में हमने ड्राइव किया था। और जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं प्लेट्स के दरमियान तब ये फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, और इसके साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाता है। एप्सिलॉन आर फैक्टर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम की मौजूदगी में कम हो जाती है। तो बहरहाल मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कब? जब हम कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखते हैं तो हमारे पास कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती है। उसका फॉर्मूला ये बन जाता है। ये फॉर्मूला बुक में नहीं लिखा हुआ, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी अगर V इजिकल टू ई डी है। आपने पढ़ा था E इजिकल टू वी ओवर डी, कल के टॉपिक में भी पढ़ा था, परसों के टॉपिक में भी पढ़ा था। E इजिकल टू वोल्टेज ओवर डिस्टेंस, तो V इजिकल टू ई डी उसी फॉर्मूले से। अगर E डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया डिक्रीज कर जाती है पोलराइजेशन की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बता रहा है वोल्टेज दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे और डिस्टेंस पे। डिस्टेंस तो दो प्लेटों का फिक्स है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कम हो गई है। ई के कम होने से वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगा दो प्लेट्स के दरमियान। अब जब वोल्टेज कम होगा तो फॉर्मूला ये है C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। जब वोल्टेज कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चार्ज की वैल्यू जो इसके ऊपर है वो तो चार्ज जितना पड़ा है इस प्लेट के ऊपर वो सारा का सारा पड़ा रहेगा, उसका इफेक्ट कम करेगा, लेकिन चार्ज की वैल्यू तो सेम रहेगी यहाँ पर। तो अच्छा, अब Q कांस्टेंट है। V के यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम कल भी हमने पढ़ा था, वोल्टेज के कम होने से कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। कितने फैक्टर से इंक्रीज करती है, एप्सिलॉन आर फैक्टर से इंक्रीज करती है। वजह उसकी मैं थोड़ी सी यहाँ पर बताता हूँ। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये ऑब्जेक्टिव के हैं, आपकी मर्जी है, अगर आप समझें हेल्पफुल हैं तो आप लोग नोट कर लेंगे, वरना आप लोग यहाँ तक ही इसको जो है वो रखेंगे, तैयार करेंगे। बुक में इतना ही लिखा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम की मौजूदगी में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखते हैं E ओवर एप्सिलॉन आर। जिस तरह कूलम्स लॉ में हमने लिखा था F प्राइम इज इक्वल टू F ओवर एप्सिलॉन आर, इसी तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डाइलेक्ट्रिक मीडियम की मौजूदगी में लिखेंगे E ओवर एप्सिलॉन आर। E इलेक्ट्रिक फील्ड है जब दरमियान में वैक्यूम था, एप्सिलॉन आर फैक्टर से डिक्रीज हुई। वोल्टेज भी डिक्रीज कर जाता है, कितने फैक्टर से, एप्सिलॉन आर फैक्टर से। हम लिखते हैं voltage between the plates in the presence of dielectric medium is equal to voltage between the plates in the presence of vacuum divided by epsilon r। यानी एप्सिलॉन आर फैक्टर से वोल्टेज डिक्रीज करता है। अगर आप इस वोल्टेज की जगह पर V ओवर एप्सिलॉन आर लिखेंगे, V ओवर एप्सिलॉन आर, तो ये एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा, तो ये Q ओवर V कैपेसिटेंस है पहले वाली, तो हम कहेंगे एप्सिलॉन आर टाइम्स है वो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। अच्छा, अब दोनों प्लेटें, एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर ये दो प्लेटें जो हैं कैपेसिटर की पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती, ये चिमट नहीं जाएंगी, चिपक नहीं जाएंगी, एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं कर जाएंगी। तो भाई आमतौर पे कैपेसिटर की ये प्लेटें फिक्स होती हैं, तो इसलिए ये एक दूसरे के साथ जो है वो स्टिक नहीं करती। एक
दूसरा ये है कि जब हम इनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी इन प्लेटों को आपस में स्टिक करने से रोकता है। अच्छा, अब ये प्लेटें एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगाती हैं, ये फोर्स, ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है। मैंने ये लिखा है, फर्ज करें यहाँ पर मैंने कहा इस प्लेट को, मैंने कहा x, इस प्लेट को कहा y। अब x प्लेट जो y प्लेट पे फोर्स लगाएगी, F इज इक्वल टू क्यू ई। ये फॉर्मूला आपने कहाँ पर पढ़ा था? आपने पढ़ा था E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले टॉपिक में पढ़ा था। तो F इज इक्वल टू क्यू ई लिख सकते हैं, Q कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, दोनों तरह लिखा जाता है। तो F इज इक्वल टू क्यू ई लिख दिया। अब E के साथ मैंने x क्यों लिखा? कि जो प्लेट x जो है फोर्स लगा रही है y के ऊपर, वो फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी लिखेंगे? x की। और ये F इज इक्वल टू वाई एक्स क्यों लिखा? इसका मतलब x प्लेट जो y प्लेट पे फोर्स लगा रही है वो हम फाइंड कर रहे हैं, y भी इतना ही लगाएगी। अच्छा, F वाई एक्स इज इक्वल टू क्यू ई। अब E की वैल्यू, एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज हमने पढ़ा था, उसका फॉर्मूला यह था E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट था। फॉर्मूला ये था E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपने कहाँ पर पढ़ा था? गॉसेस लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन में। तो जब सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट था, सिग्मा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? Q ओवर A, इसलिए EX बन जाएगा Q ओवर 2A एप्सिलॉन नॉट। समझ उसको आएगी जिसने पिछले लेक्चर्स पढ़े होंगे, ये पॉइंट उसको नहीं समझ आएंगे जिन्होंने पिछले लेक्चर पढ़े भी नहीं है और प्रिपेयर भी नहीं किए, वो कहेंगे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। तो बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है और आपके MCQs के हवाले से हेल्पफुल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस प्लेट की इतनी है, Q ओवर 2A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर Q EX की वैल्यू पुट कर दें तो कितनी आएगी? तो वैल्यू आएगी ये वाला Q वैसे ही EX की जगह पर Q ओवर 2A एप्सिलॉन नॉट, ये लिख दिया Q ओवर 2A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q को मल्टीप्लाई करें, Q स्क्वायर आ जाएगा, तो ओवर 2A एप्सिलॉन नॉट। ये फोर्स है, दोनों प्लेटें एक दूसरे के ऊपर एग्जर्ट करती हैं। अब इस फोर्स के लगने के बावजूद ये प्लेटें एक दूसरे से स्टिक क्यों नहीं करती? उसकी वजह, एक तो ये प्लेटें फिक्स होती हैं, दूसरी वजह ये है कि हमने इनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी रखा होता है। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है ऐसा मीडियम होता है जो इंसुलेटिंग मीडियम होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि जिसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर सकती है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिक्रीज़ करता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो वोल्टेज को भी डिक्रीज़ करता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रखने से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। अच्छा, फिर भी अगर स्टूडेंट्स कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो पूछेंगे, आप लोग क्वेश्चन करेंगे, इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगा इसका आंसर देने की। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो हमने फाइंड करनी है। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। जो हमारा भावलपुर बोर्ड है इसमें कम से कम ये 3 दफ़ा मेरे ख्याल में रिपीट हो चुका, 3 दफ़ा कम से कम, तो बहुत रिपीट होता रहता है। तो आप लोग गौर से सुनेंगे, बहुत आसान है। वो कहते हैं ना जैसे कि हलवा है, तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। कैपेसिटर वो डिवाइस है ना सिर्फ चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, बल्कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर करती है। अच्छा, फिर आगे क्या लिखा है? वर्क इज टू बी डन बाय द बैटरी टू डिपोजिट चार्जेस इन द प्लेट्स। बैटरी चार्जेस को कैपेसिटर की प्लेट पे जमाने के लिए क्या करती है? धकेलती है, उनको पुश करती है, उन पे वर्क करती है। और बैटरी का किया जाने वाला वर्क, जिस तरह आप किसी चीज को उठाते हैं, पुश करते हैं जमीन से अगेंस्ट, जमीन से ऊपर उठाते हैं, तो आप वर्क कर रहे हैं, तो आपका किया जाने वाला वर्क उस चीज की क्या बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह जब बैटरी जबरदस्ती जो है वो चार्जेस को प्लेटों के ऊपर डिपोजिट करवाती है, तो बैटरी का किया जाने वाला वर्क 2 काम करता है। एक तो प्लेटों के ऊपर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है, दूसरा प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता है, और तीसरा इन प्लेटों के दरमियान एनर्जी भी क्या होना शुरू हो जाती है? स्टोर होना शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि यही किया जाने वाला वर्क जो है बैटरी का, वो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, बैटरी का किया जाने वाला वर्क प्लेटों पे चार्ज को भी बढ़ाता है, प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को भी बढ़ाता है, और प्लेटों के अंदर
स्टोर होने वाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को भी बढ़ाता है। अच्छा, फिर हमने लिखा सो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड टू ब्रिंग अप नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज ड्यू टू रिपल्शन ऑफ एग्जिस्टिंग चार्ज। क्या मतलब है इसका? ऐसे लिख दिया पॉइंट भाई। ये देखें, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये कैपेसिटर की प्लेट है एक, और ये इधर। पहली खेप में, इंक्रीमेंट को आप खेप कह लें, पहली खेप में बैटरी इधर पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट करेगी और इधर नेगेटिव चार्जेस डिपॉजिट करेगी। होता क्या है? होता ये है कि अहम बात है, जरा गौर से सुनेंगे तो फिर समझ आएगी। बैटरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को उठाती है और इधर से इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ शिफ्ट कर देती है। जब इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस, उनकी कसरत होती है, तो ये प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाती है नेगेटिवली। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ये तो था इसका इनर कंसेप्ट। अब हम थोड़ा सा, आप कह लें, आउटर कंसेप्ट को जो है समझने की कोशिश करते हैं, आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं। आप ये कह लें कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को डिपॉजिट करता है और नेगेटिव टर्मिनल इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज को डिपॉजिट करता है। अब पहली खेप में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगली खेप में, अगले फेरे में, अगले चक्कर में यहां से जो पॉजिटिव चार्जेस आएंगे उनको ये पहले वाले जो मौजूद पॉजिटिव चार्जेस हैं वो रिपेल करेंगे। अब बैटरी का ज्यादा जोर लगेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा चार्जेस को डिपॉजिट करने के लिए। अब ज्यादा वर्क करने से क्या मुराद है कि बैटरी ऑटोमेटिकली क्या वर्क को बढ़ा देगी? उसकी तो जितनी कैपेसिटी है उतनी ही है वर्क करने की। तो फिर उसका असर ये होगा, इन चार्जेस की रिपल्शन की वजह से दूसरी इंक्रीमेंट में बैटरी को इस लिहाज से वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि दूसरे फेरे में बैटरी उतने चार्ज यहाँ पर डिपॉजिट नहीं कर पाएगी जितने पहले फेरे में उसने डिपॉजिट किए थे। पहली दफा ज्यादा चार्ज डिपॉजिट हुआ, दूसरे चक्कर में चार्ज थोड़ा सा कम डिपॉजिट होगा। हम इसको कह देते हैं कि बैटरी ने ज्यादा वर्क किया, क्यों? वर्क पर यूनिट चार्ज ले रहे हैं ना, चार्ज के लिहाज से देख रहे हैं कि बैटरी को वर्क पर यूनिट चार्ज ज्यादा करना पड़ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई। तीसरे चक्कर में बैटरी को पहले से भी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वाले चार्जेस ज्यादा से ज्यादा रिपेल कर रहे हैं नए आने वाले चार्जेस को, इसलिए बैटरी को ज्यादा से ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है। सेम केस इधर हो रहा है। तो ये हमने लिखा, सो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड टू ब्रिंग अप नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज ड्यू टू रिपल्शन ऑफ एग्जिस्टिंग चार्ज। जो एग्जिस्टिंग चार्ज है यहाँ पर, इनकी रिपल्शन की वजह से बैटरी को पहले से ज्यादा चार्ज यहाँ पर क्रिएट करना पड़ रहा है, ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए। अच्छा, अब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। जब ये स्विच ओपन था तो कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान चार्ज भी जीरो था, पोटेंशियल भी जीरो था। जब इस स्विच को हमने क्लोज कर दिया तो फाइनली पोटेंशियल कितना हो गया? V, चार्ज Q हो गया। अब एवरेज पोटेंशियल कितना होगा? इनिशियल पोटेंशियल प्लस फाइनल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल पोटेंशियल की वैल्यू 0, फाइनल पोटेंशियल की वैल्यू V डिवाइडेड बाय 2। तो लिखा 0 प्लस V डिवाइडेड बाय 2। ये हमने लिख दिया 0 प्लस V डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, तो अब V एवरेज, बोर तो नहीं हो रहे भाई? अगर बोर हो रहे तो थोड़ा पानी पी लें, अपने आप को बहाल कर लें। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नंबरों के एतबार से बहुत इंटरेस्टिंग है। एक एक नंबर 50-50 लाख का पड़ेगा आपको। वो कैसे? एक स्टूडेंट एक नंबर से रह जाता है MD कैट में। अब अगर एक नंबर से वो रह गया तो उसको अगर सेल्फ फाइनेंस के ऊपर वो जाता है MBBS करने के लिए, तो कितने पैसे? ये मिनिमम बता रहा हूँ, 60-70 लाख रुपए की गेम है। एक एक नंबर 60-60, 70-70 लाख का है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ मैं। आप इससे देख लें कितने नंबर के। तो इसलिए इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट है, गौर से सुनेंगे। सेपरेट होकर बैठ के लेक्चर जो है वो सुना करें कंसंट्रेशन के साथ। खैर, V एवरेज इज इक्वल टू 0 प्लस V डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा V डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये एवरेज पोटेंशियल हमारे पास आ गया। अब हम वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं कि बैटरी कितना वर्क कर रही है। तो
वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 15, लास्ट फॉर्मूला हमने आपकी टेक्स्ट बुक के लिहाज से बता रहा हूँ, हमने ये पढ़ा था वोल्टेज बराबर होता है वर्क ओवर चार्ज के। तो हमने वी एवरेज लिख दिया वर्क ओवर चार्ज क्यू, क्यू को उधर ले गए तो W इज इक्वल टू क्यू वी लिख दिया। अब स्टूडेंट्स ये बड़ी अहम बात है कि हमने क्यू वी क्यों नहीं लिखा, क्यू वी एवरेज क्यों लिख दिया, हमें क्यू वी लिख देना चाहिए था। जब हम एवरेज लिखते हैं या फोर्स को, एवरेज फोर्स को यूज करते हैं, जिस तरह 7 चैप्टर में जो है वो स्प्रिंग के अंदर हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमने एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस लिखा था। तो ये एवरेज फोर्स, एवरेज वोल्टेज, एवरेज करंट, ये कब यूज किया जाता है, ये टर्म्स तब यूज की जाती हैं जब कोई वैल्यू सेम ना हो, जो वेरी कर रही हो। देखिए वोल्टेज पहले 0 था, फिर बढ़ के V हो गया, तो इसलिए हमें एवरेज इस्तेमाल करना पड़ा, औसत वोल्टेज इस्तेमाल करना पड़ा। तो इसीलिए यहाँ पर एवरेज वोल्टेज को हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान सेम नहीं था, पहले 0 था, फिर बढ़ते बढ़ते V हो गया। तो हमने क्या किया, 0 और V का एवरेज लेकर यहाँ पर इस फॉर्मूले में V एवरेज को यूज किया। अच्छा, अब V एवरेज की वैल्यू ये लिखी हुई है, V एवरेज बराबर है V/2, तो अगले स्टेप में हमने ये लिख दिया W इज इक्वल टू Q, ये वैसे का वैसे लिखा। तो ये देखें W वैसे ही, Q वैसे ही, इस V एवरेज की जगह पर इसकी वैल्यू ऊपर मैंने बताई थी V/2 है, वो लिख दी। आप इसको, ये 1/2 है, इसको साइड पे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू QV। अब आपको पता है कि जो Q है वो बराबर होता है CV के, तो इस Q की जगह पर आप CV लिख सकते हैं। W वैसे ही और ये 1/2 वैसे, ये Q की जगह पर हमने इसकी वैल्यू लिख दी CV, ये लिख दी। कैपिटल Q इज इक्वल टू CV भी होता है, स्मॉल q इज इक्वल टू CV भी होता है। चार्ज को कैपिटल Q स्मॉल q दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए दोनों तरह लिखा जा सकता है। तो Q की जगह पर CV आ गया और ये वोल्टेज V वैसे का वैसे। V को V से मल्टीप्लाई करें तो V का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने कहा ये क्या है, W इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर या हाफ CV स्क्वायर। दिस वर्क डन बाय द बैटरी बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस। ये वो वर्क है जो बैटरी ने चार्जेस को धकेलने के लिए, चार्जेस को कैपेसिटर की प्लेटों पर डिपॉजिट करने के लिए किया, और चार्जेस की क्या बन जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वर्क को ही हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखा और वो बराबर है 1/2 CV स्क्वायर के। अब चूंकि वर्क पोटेंशियल एनर्जी बन गया, सिंपली हम इसको एनर्जी भी कह सकते हैं, तो हमने इसकी जगह पर एनर्जी लिख दिया। एनर्जी बराबर आ गई हाफ CV स्क्वायर। अब हम C और V की वैल्यूज पुट करेंगे। C कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कल पढ़ा था क्या होता है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाई D, और वोल्टेज बराबर किसके होता है। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट्स जो है वो इंडिया से या बाहर से जो वो देख रहे हैं कहीं और किसी और बुक रेफरेंस बुक से या सिंध बोर्ड या हमारे दूसरे किसी बोर्ड से, तो ये एप्सिलॉन R को हम K से भी रिप्रेजेंट भी करते हैं, K से रिप्रेजेंट भी करते हैं, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो C बराबर आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हम इसको के ई से रिप्रेजेंट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय डी। तो बहरहाल ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी, और वोल्टेज की जगह पर V इज इक्वल टू ई डी। ये दोनों C और V की वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ गया बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ C एंड V इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में इन दोनों की वैल्यूज पुट करने से, तो C 1/2 वैसे का वैसे, C की जगह पर हम लिखेंगे A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाई डी, ये यहाँ पर लिख दिया, और वोल्टेज की जगह पर हम ई डी यहाँ पर लिख देंगे। अब इसका स्क्वायर अप्लाई किया, स्क्वायर अप्लाई किया, ये सारी टर्म 1/2 वैसे ही, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाई डी वैसे ही, और इधर स्क्वायर लिया, ई स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया, डी स्क्वायर से नीचे डी घट गया। तो हमारे पास, हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R पहले लिख दिया, इसके साथ ई स्क्वायर को लिख दिया, और इधर ये वाला A इस साइड पे करके लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं मैग्नीट्यूड्स में। इधर डी स्क्वायर कट गया था, एक डी बच गया था, वो हमने लिख दिया। अब ये वो एनर्जी है जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान स्टोर हुई है। दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कैपेसिटर। ये अक्सर पूछ लेता है, MCQ बन जाता है कि कैपेसिटर में एनर्जी कहाँ पर स्टोर होती है, तो आप कहेंगे इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर्स, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में स्टोर होती है। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होती है एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी।
तो हमने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा, एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब एनर्जी स्टोर्ड जो है उसकी जगह पर हम लिखेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर एडी। ये ऊपर अभी हमने लिखा था, ये एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला, ये लिख दिया हमने एडी। और वॉल्यूम की जगह पर हमने एडी लिख दिया। एडी वॉल्यूम के बराबर कैसे बन गया? एडी बाई नहीं भाई, कानपुर वाले जो हमें भी एडी बाई समझे। वॉल्यूम बराबर होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ये एरिया के बराबर होता है। अब एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट भी आ जाएगा। तो याद रख लें, एरिया को हाइट से, एरिया को विड्थ से, या एरिया को आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वॉल्यूम बन जाता है। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ये वॉल्यूम बन जाएगा। इस तरह का कंसेप्ट हमने छठे चैप्टर फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। तो खैर ये वॉल्यूम की जगह पर एडी लिख दिया। तो एडी इस एडी से कट गया, तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ गई हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। ये आ गई। ये हाफ भी, एप्सिलॉन नॉट भी, एप्सिलॉन आर भी, ये सारे कांस्टेंट है। ये मैंने लिखा क्योंकि ये सारी चीजें कांस्टेंट है। बुक में यहाँ तक ही है, आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। ये एमसीक्यू के एतबार से थोड़ा सा आगे बता रहा हूँ। तो चूंकि ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट है, तो अगर ये फैक्टर कांस्टेंट है तो हम लिखेंगे एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। आपको पता है हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जब किसी कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, या 2 या 3 या 4 जितने भी कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या प्लस करें या माइनस करें, आंसर कांस्टेंट आता है। तो ये हमारे पास, हमने कहा कि इन सब को मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड करके आंसर कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया। कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डबल हो जाए तो एनर्जी डेंसिटी कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? 4 टाइम्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 3 टाइम्स हो जाए, 3 का स्क्वायर 9, तो एनर्जी डेंसिटी 9 गुना बढ़ जाएगी। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ जाए तो एनर्जी डेंसिटी कितने टाइम्स? वो 16 टाइम्स बढ़ जाएगी। इसी तरह ना सिर्फ एनर्जी डेंसिटी बल्कि अकेली एनर्जी जो है वो भी इसी तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई स्क्वायर के, तो वो भी इसी तरह बढ़ेगी। अच्छा, अब एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या है? एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन पे चलें। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड की जगह पर जाउल आ गया और यूनिट वॉल्यूम की जगह पर मीटर क्यूब आ गया। तो जाउल पर मीटर क्यूब हमारे पास इसका यूनिट है। इसके इक्विवेलेंट यूनिट कौन कौन से हैं? जाउल की जगह पर अगर आप न्यूटन मीटर लिखें तो 1 मीटर नीचे वाले मीटर क्यूब से कटेगा तो बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसको पास्कल भी लिख सकते हैं। अगर आप न्यूटन की जगह पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखें तो ऊपर वाला मीटर नीचे वाले मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, तो 1 मीटर नीचे बचेगा, वो ऊपर जाके इन्वर्स बनेगा, तो बनेगा किलोग्राम मीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स स्क्वायर। और अगर एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशंस लिखना चाहें तो कैपिटल M, कैपिटल L इन्वर्स, कैपिटल T इन्वर्स स्क्वायर, ये इसकी डायमेंशंस है। तो यही आज का हमारा टॉपिक था स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।